राज को खत्म करने की कोशिश पूरी तरह से हुई है, उनको जेल भेजा गया है। समाजवादी पार्टी इसी के आरोप में कहती है कि आपने सिर्फ किसी एक खास वर्ग, खास धर्म को ही निशाने पर रखा है, चाहे वो अपनी पार्टी के आजम खान की बात करें या मुख्तार अंसारी की बात करें। तमाम ऐसे नाम गिनाए जाने की कोशिश होती है कि उन्हीं पर सिर्फ बुलडोजर चला है और उन्हीं को जेल भेजा गया है जो एक खास वर्ग के थे। ये समाजवादी पार्टी के लिए विचार करना चाहिए। उनके लिए अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग अच्छे लगते हैं, जनता को अच्छे नहीं लगते। उनको अच्छे लगते होंगे। उन्होंने जनता का खून चूस करके जिस तरह से अवैध संपत्ति इकट्ठी की थी, बिल्डिंगें बनाई थी, उसके लिए ध्वस्त करने का काम हमारे योगी जी के बुलडोजर ने किया है। हमारे पास 2 बुलडोजर काम करते हैं। एक बुलडोजर विकास के लिए चलता है तो दूसरी ओर इस प्रकार के लोगों की बिल्डिंगों को ध्वस्त करके गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए काम करता है। तो चाहे आजम खां हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे अतीक अहमद हो, इनका जेल में ठिकाना था, जेल में चल रहा है। मुझे लगता है कि वो कानून का विषय है, लेकिन हम जनता को सुख चैन देने के लिए, गुंडा माफियाओं का राज समाप्त करने के लिए कटिबद्ध थे, कटिबद्ध हैं, कटिबद्ध रहेंगे। वर्मा जी, जिस तरह से पहले चरण का जो मतदान हुआ उसमें अभी हमने देखा कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम दल ये बात कर रहे हैं कि पहला चरण बीजेपी के लिए बहुत अच्छे संकेत लेकर के नहीं आया है और इसीलिए अब दूसरे से शुरू होकर जो बाकी के चरण बचे हुए हैं उसमें बीजेपी काफी ज्यादा डेस्परेशन में आ गई है। कितना जवाब आपके पास है इस बात का? देखिए, हमारे दूसरे पक्ष के लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। शायद कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कासगंज में पटियाली में थे, मैं बगल में बैठा हुआ था, अपनी शेयर कर रहा था। तो मैं कह सकता हूं कि जिस तरह के संकेत जो पहले चरण में हमको मिले हैं और जिस तरह से भाजपा के पक्ष में मतदान किया है, वहां पर भाजपा का कमल खिलना तय है। और वो देख करके हमारे विपक्ष के लोग बौखला गए हैं, उनके चेहरे लटक गए हैं। और आने वाले समय में चाहे पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, 7 चरणों तक प्रत्येक चरण में भाजपा बढ़त लेने वाली है और तभी हम 325 पार करने वाले हैं। और पहले हम कहते थे 265 प्लस, 2017 में हम बोले थे 265 प्लस, हम कहते थे, हमारे नेता कहते थे, लेकिन बूथ के कार्यकर्ता नीचे कहते थे अब की बार 300 पार। लेकिन जब हमारी दोनों सरकारों ने इतना अच्छा काम किया है तो अब हम निश्चित रूप से 300 पार करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और एक चरण की बात छोड़िए, हम सभी चरणों में बढ़त बनाने वाले हैं। और रोहेलखंड जो आप कह रहे हैं, या किसी का खाता खुलने वाला नहीं। रोहेलखंड की ही हम अगर सिर्फ इस वक्त वर्मा जी बात करें तो यहाँ पर किसान एक बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। और किसानों के अलावा जो एक और मुद्दा है जिस पर पार्टियों की नजर हमने देखा कि संकल्प पत्र और घोषणा पत्र में जरूर गई है लेकिन दिखाई देने में नहीं आती, वो है खुले हुए जो पशु हैं वो किस तरह से फसल बर्बाद करते हैं। और उसके चक्कर में कई किसान जो है वो इस बात तय करेंगे कि किस पार्टी की तरफ वो जाएंगे। ये तमाम मुद्दे आपको लगता है कि गौण हो चुके हैं और सिर्फ संकल्प पत्र तक ही सीमित रह गए हैं, क्योंकि कैंपेन में तो कुछ और ही मुद्दे दिख रहे हैं? देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। भाजपा कभी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया था 2017 में और किसानों के लिए हमने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। लोग कहते हैं किसानों का कर्जा कैसे माफ करेंगे, कैसे होगा? लेकिन सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में हमने किसानों के कर्जा माफी के लिए योजना बनाई, घोषणा की और उसके बाद में केवल घोषणा नहीं की, उसको करने का काम किया। 86 लाख किसानों का कर्जा 36,000 करोड़ रुपए के माध्यम से उनका माफ किया। और जिस तरह से हमने किसानों को काम किया है, 2,000 रुपए की जो किस्त मिलती है किसान के लिए, ये आम आदमी नहीं जानता। मैं किसान हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मैंने खेती किसानी अपने हाथों से की है। मैं किसान का दर्द जानता हूं कि किसान के लिए 2,000 रुपए की वैल्यू क्या होती है। 2,000 के लिए वो इंतजार करता है कि मुझे 2,000 आएंगे तब मैं अपना खेत में डीजल के लिए या बाकी खाद के लिए या अन्य चीजों की व्यवस्था में करूंगा। और 2,000 से उसको राहत मिलती है और आज किसान समर्थता की ओर है। और जो लघु और सीमांत किसान है वो माननीय मोदी जी को अपना मसीहा मानता है, अपना देवता मानता है। इसी तरह से गरीब समाज कभी हो सकता है कांग्रेस के साथ रहा हो आज से 25-30 साल पहले, लेकिन आज का गरीब समाज जो है अपना मसीहा माननीय मोदी को मानता है। आपने हमारा कुछ गायों की बात कही, गाय खुली घूमती है छुट्टा, हाँ इसलिए कि पहले गौकसी होती थी, खुल्लम खुल्ला होती थी। और उस समय अब चूंकि योगी के शासन में गौकसी करने की हिम्मत नहीं है। गौ को जिस तरह से हिंदू धर्म में उनको मान्यता दी गई है, पूजा करते हैं, उसके लिए तरह तरह से वैज्ञानिक भी मान्यता है कि उसके चाहे गोबर हो, चाहे दूध हो, चाहे अन्य चीजों से उसके लिए एक तरह से बहुत लाभकारी होते हैं। तो हमने माननीय योगी जी ने गौशाला की व्यवस्था की है, लेकिन पूरी तरह से हम नहीं कर पाए हैं। हाँ। इसमें रही बची जो कसर है उसको पूरा करेंगे और उनका भी हम इंतजाम करेंगे। और किसान पूरी तरह से भाजपा के साथ है।
2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, लगातार किसान भाजपा के साथ रहा है और 2022 में भी किसान उसी तरह से भाजपा के साथ खड़ा हो। ये किसानों के ही मुद्दे पर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या किसानों का वोट इतना ज्यादा अहम है पार्टी के लिए? ये वो समझ चुकी थी कि पहले तो फार्म बिल वापस लेने की बात हुई और दूसरी तरफ बीजेपी ऐसी पार्टी जो कभी भी फ्री बीज के चक्कर में नहीं पड़ती थी, दूसरी पार्टियों पे हमेशा आरोप लगाती थी। इस बार आपके संकल्प पत्र में फ्री बिजली की जो बात की गई है किसानों के लिए, वो किस बात का संकेत है? क्या बीजेपी अपने उसूलों से थोड़ी हटी है या इस बार मौजूदा वक्त की परिस्थितियों को देखते हुए लगा ऐसा? देखिए, किसानों के लिए 3 जो कानून लाए गए थे वो भी किसानों के हित में थे और लघु और किसान जो किसान था, सीमांत किसान था, वो पूरी तरह से इसे संतुष्ट था। लेकिन कुछ लोग, चाहे मैं कहूंगा कि विपक्षी दलों के इशारे पर जिस तरह से कुछ लोग काम कर रहे थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों की भावनाओं को देख करके वो किसानों का सम्मान करते हुए उस बिल की वापसी की। लेकिन हम अपने चीजों से हटते नहीं है। अगर मैं कहूं किसान का कर्जा माफी किया था, उस समय उसकी आवश्यकता थी। आज हमको लगता है किसान की सिंचाई के लिए अगर हमको बिजली फ्री देना चाहिए तो हम देंगे। इसी तरह से अभी माननीय कल्याण सिंह जी बाबूजी जो किसानों के ही नेता नहीं, पूरे देश के दलितों के, वंचितों के, पिछड़ों के नेता थे, वो आज नहीं रहे। इस मैं धन्यवाद देना चाहूंगा योगी सरकार के लिए। हमारा गांव, गरीब, किसान हमारा हमेशा एजेंडे में रहा है और आज भी। वर्मा जी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया, लगातार लगा भी रही हैं। अभी उनका कहना था, जिस तरह से आपने लगातार अपने काम गिनाए हैं सरकार के और विकास की बात की है, उनका कहना है कि आपके मुख्यमंत्री ये जो बयान देते हैं कि गर्मी उतार दूंगा या तमाम बुलडोजर चला दूंगा, इस तरह के बयान सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके पास रोजगार को लेके कोई जवाब नहीं है, आपके पास बेरोजगारी से कैसे आप निपटेंगे आने वाले समय में, इसको लेके जवाब नहीं है और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी चल रही है। हमने कोरोना काल में भी लोग जिस तरह से पूरे देश के ही नहीं दुनिया के किस तरह से हिले हुए थे, उस समय भी लोगों के लिए रोजगार देने का काम किया। आज हमने 4.5 लाख रोजगार देने का काम किया है और जितना हमने रोजगार दिया है पहले कभी रोजगार नहीं हुआ। इतना अंतर जरूर है कि पहले मुंह देख करके रोजगार मिलते थे, लेकिन अब बिना किसी भेदभाव के हम रोजगार देते हैं। और जहां तक प्रियंका जी क्या बोलती हैं, जहां जहां उनके प्रदेशों में शासन है उनको देखें। आज महिलाओं के बारे में बोलती हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। उन्हें पता है कि वो आना ही नहीं है। जब आना नहीं है तो कुछ बोल सकती हैं, लेकिन जहां उनके शासन है पहले वहां पर देकर दिखाएं, उसके बाद पता चलेगा। कांग्रेस मुझे लगता है कि अगर 2.5 में तो पहुंचेगी नहीं, 2.5 में पहुंच गई तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा वर्मा जी, खत्म करूं उससे पहले अंत में चलते चलते ये सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिछली बार अगर हम दूसरे चरण की जो 55 सीटें हैं जहां से इस बार अहम फैसले होंगे, 38 सीटें बीजेपी के पास थी। इस बार आपका दावा क्या है? क्योंकि इस बार फाइट बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण ऐसा लग रहा है और बड़े बड़े सारे मुद्दे भी जो आपके विपक्ष उठा रहे हैं वो बहुत चुनौतीपूर्ण है। क्या आपका टारगेट है और कितनी आसान राह लग रही है? देखिए, 2022 का चुनाव भाजपा के लिए न चिंता है न चुनौती, इसलिए कि 2017 में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते हैं और उसमें 2 लड़कों की जोड़ी सामने आती है कि 2 लड़कों की जोड़ी कमाल करेगी। 2017 का चुनाव जब आया तो पता चला कि 325 सीटों के साथ भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और 2 लड़कों की जोड़ी बिखर गई। थोड़े दिन बाद अखिलेश जी बुआ के पास पहुंचते हैं कि बुआ जी, बुआ भतीजे एक हो जाएंगे तो लोकसभा में हम 80 सीटें जीतेंगे। ऐसा उन्होंने कहा था। 80 जैसे समय कह रहे हैं ना, मैं 400 जीतूंगा, कभी कहते हैं 400 से ज्यादा जीतूंगा। अब पता नहीं अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के सपने कौन से देखते हैं। वो 403 तो सीटें और वो 400 जीतेंगे। अब 400 से ज्यादा सब 400, 450 जीतेंगे, वो जाने। 500 जीतने की बात नहीं, हमेशा 300 पार करने की बात कही है। फिर अखिलेश यादव जी और मायावती जी एक होकर लड़े, सपा बसपा एक हुई तो लोगों को लगा कि अब क्या होगा। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी उस समय थे, उन्होंने हमको मंत्र दिया था, मेरा बूथ सबसे मजबूत। बूथ जीता, चुनाव जीता। और 365 दिन भाजपा जैसे निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ता काम करते हैं, किसी पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता काम नहीं करता। और आज हम कह सकते हैं कि बूथ पर लड़ाई होती है, बाकी जितनी पार्टियां हैं परिवारों की पार्टियां हैं, घोर परिवारवादी पार्टियां हैं, उन्हें लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, कांग्रेस भी एक पार्टी, एक परिवारी पार्टी को चलाता है। तो मैं कह सकता हूं इन परिवारवादी पार्टियों से जनता मुक्त होना चाहती है, लोकतांत्रिक
तरीके से चलने वाली पार्टियों के साथ वो रहना चाहती है। लोकतांत्रिक पार्टी और कोई है तो भाजपा है। इसलिए आने वाले समय में 2022 में भाजपा के लिए कोई न चिंता है न चुनौती है। हम अपने कार्यकर्ताओं के निष्ठ बल पर, अपने समर्थकों के बल पर, प्रदेश की महान जनता के बल पर फिर से 300 पार करेंगे और 300 पार करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी जिस तरह से काम करते हैं, मुझे लगता है कि जनता उनसे खुश है, जनता के साथ है। और आने वाले समय में, और ये ब्लूप्रिंट हमारा केवल 2022 को नहीं है, कुछ लोगों के दिमाग में होगा 2022, जिस तरह से हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, आने वाले 20-25 सालों तक भाजपा चाहे प्रदेश हो या केंद्र हो, दोनों में सरकार बनाने वाली है। ये विपक्ष को दोबारा से मौका मिलने वाला नहीं है। और थोड़े दिन में मैं कहूंगा एक नई जोड़ी आई है, 2 लड़कों की जोड़ी। जब ये चुनाव सभा हार जाएगी, उसके बाद 2 लड़कों की जोड़ी ये फिर बिखर जाएगी, टूट जाएगी और भाजपा प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। तो बहुत अहम बात यहाँ पर वर्मा जी बताते हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई चुनौती इस बार बीजेपी के लिए नहीं है और बीजेपी की तरफ से टारगेट रखा गया है 300 सीटों का, उसको पार करने की तरफ बीजेपी बढ़ रही है, ऐसा दावा किया जाता है। बहरहाल दूसरे चरण के मतदान के लिए भी काउंटडाउन शुरू है और सबकी निगाहें अब लगी हैं इस बात को लेकर कि आखिर वोटर्स किस राह चलने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बीएल वर्मा जी हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।